पिछली क्लास में हमने धनात्मक पूर्णांकों से संबंधित दो महत्वपूर्ण गुणों की बात की थी। उन दोनों ही गुणों से संबंधित तीन उपयोग हैं। पहला उपयोग एचसीएफ ज्ञात करना, दूसरा उपयोग p बटा q के रूप वाली संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अर्थात जो परिमेय संख्याएं हैं उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तीसरा उपयोग √2, √3, √5 ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में। तो आज की क्लास में दो बातों की चर्चा करेंगे, एक तो एचसीएफ ज्ञात करना और एक p बटा q के रूप वाली जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो पहली बात की चर्चा करते हैं एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, साथ में ही एलसीएम क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे एचसीएफ और एलसीएम दोनों फिर से काम में आएंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ का नाम क्या है, महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्ट में कह देंगे एचसीएफ। तो बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। प्रत्येक संख्या को क्या करनी चाहिए, वो पूर्णतः विभाजित करनी चाहिए, और वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। इस बात को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है 15 और 10 का। अब 15 और 10 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को लिख लो पहले। अब हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इन दोनों संख्याओं को क्या करती हो, विभाजित करती हो। दोनों संख्याओं को विभाजित करनी चाहिए और वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अब दोनों को विभाजित करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस 15 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है, 10 को कौन कौन सी विभाजित करती है। तो 15 को जो संख्या विभाजित करती है उनमें से एक संख्या है 1, एक संख्या है 3, एक संख्या है 5 और एक संख्या है 15। ये चार संख्याएं 15 को विभाजित करती है। 10 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी, तो एक तो संख्या है 1, एक संख्या है 2, एक संख्या है 5 और एक संख्या है 10। ये चार संख्याएं 10 को विभाजित करेगी। अब दोनों को विभाजित करने वाली संख्याएं, तो दोनों को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, तो दोनों को विभाजित करने वाली संख्या एक तो है 1, एक है 5। ये दो संख्याएं हैं 1 और 5, ये दो संख्याएं हैं जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। अब वो संख्या कैसी होनी चाहिए, तो वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 5। ये 5 बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 5 का जो 15 और 10 है, इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ है 5। अब हम बात करते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या का गुणज हो। छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या का क्या हो, गुणज हो। इसी उदाहरण को वापस ले लेते हैं। हमें एलसीएम ज्ञात करना है 10 और 15 का। तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों का ही गुणज हो, और वो संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। एक ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों का गुणज भी हो और वो संख्या सबसे छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या है, सबसे पहले दोनों के गुणज लिख लो, 10 के गुणज और 15 के गुणज। तो 10 के गुणज तो क्या होंगे, 10 का पहाड़ा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आगे चलता रहेगा। 15 के गुणज 15, 30, 45,
60, 75, ये आगे भी 90 चलता रहेगा आगे। अब हमें इन दोनों के गुणज चाहिए 10 और 15 के। ये तो जो गुणज लिखे हुए हैं ये गुणज केवल 10 के हैं, ये गुणज किसके हैं? 15 के गुणज हैं। अब हमें 10 और 15 के गुणज चाहिए, तो 10 और 15 के गुणज देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर संख्या देख लो जो उभयनिष्ठ आ रही है। एक तो संख्या आ रही है उभयनिष्ठ संख्या है 30, एक संख्या है 60, इसके आगे भी हमें संख्या मिलेगी, तो दो संख्या मिल गई 30, 60, और भी संख्या मिलेगी हमें। ये जो संख्याएं हमें मिली वो संख्याएं इन दोनों संख्याओं के गुणज है। ये जो संख्याएं हैं वो इन संख्याओं के क्या है? गुणज है। तो गुणज तो मिल गए इन दोनों संख्याओं के, इन संख्याओं के हमें क्या मिल गए? गुणज तो मिल गए। अब वो जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए? छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो इनमें छोटी से छोटी संख्या कितनी है? 30 है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम से एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो होता है 1 और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है उन संख्याओं का गुणनफल। जैसे ए तथा बी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम ए कोमा बी और एचसीएफ ए कोमा बी। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो होता है 1, चाहे दो संख्या हो चाहे दो से ज़्यादा हो, हमेशा अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। एलसीएम तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है उन संख्याओं का गुणनफल, अर्थात उन संख्याओं को क्या कर लो? गुणा कर लो। जो गुणनफल मिलेगा वही उन संख्याओं का क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा, चाहे दो संख्या हो चाहे दो से ज़्यादा हो। तो याद रखना है हमेशा कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो होता है 1 और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है उन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब हम यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिख लिया, 510 और 20 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। किसका उपयोग करके? यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो हल करते हैं इसको। तो यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का जब हम उपयोग करेंगे तो हमें दो संख्याएं दी गई होंगी, उनमें एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या तो क्या होगी? बड़ी, और एक संख्या क्या होगी? छोटी। तो बड़ी संख्या को तो हमें लिखना है भाज्य की जगह, और जो छोटी संख्या होगी उसको हमें लिखना है भाजक की जगह। यहाँ पर भी हमें दो संख्या दे रखी है 510 और 20। तो बड़ी संख्या है 510, तो 510 को तो लिखेंगे हम भाज्य की जगह, और छोटी संख्या है 20 को लिखेंगे हम भाजक की जगह। तो लिखते हैं इनको 510 और यहाँ पर आएगा 20 का भाग देंगे 510 में, तो भाग जाएगा 2 बार, यहाँ पर आ गया 40, शेष बच गया 11 में भाग नहीं जाएगा 20 का, तो ऊपर से अंक उतार लेंगे, ऊपर से अंक उतारा तो ये बन गया 110। अब 20 का भाग देंगे तो 20 का भाग गया 5 बार, तो यहाँ पर आ गया 100, 98 पर बच गया 10। अब 20 का भाग नहीं जाएगा और ऊपर से भी कोई अंक उतारने को नहीं है। तो अब हमें ये जो संख्या मिली है 10 से, वो इस भाजक से क्या है? छोटी। इसका मतलब ये जो संख्या है वो संख्या अब काम करेगी शेषफल का, और यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है कि जो शेषफल होता है वो भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। अब हमें क्या करना है आगे? हमें जो शेषफल मिला है, जो शेषफल मिला है उस शेषफल को लिखना है भाजक की जगह,
जो शेषफल हमें मिला है शेषफल को लिखना है भाजक की जगह, और जो भाजक था उस भाजक को लिखना है भाज्य की जगह। जो भाजक है उसको किसकी जगह लिखना है, भाज्य की जगह। तो लिखते हैं शेषफल तो कितना है 10, तो 10 को तो लिखेंगे हम भाजक की जगह, और भाजक कितना था 20, 20 को किसकी जगह लिखेंगे, भाज्य की जगह। तो लिखते हैं इसको 10 का भाग 20 में 2 बार गया और शेषफल आ गया 0। जहाँ पर ही शेषफल 0 मिल जाए उस स्थिति में जो भाजक होता है, तो शेषफल हमें यहाँ पर मिला, इस स्थिति में भाजक कितना है 10। इस 10 को कहेंगे 510 और 20 का HCF। तो 510 और 20 का HCF कितना आ गया 10 आ गया। तो पहले एक बात लिख लेते हैं कि जहाँ पर शेषफल 0 मिल जाए, 0 मिल जाए उस स्थिति में जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पर शेषफल हमें यहाँ पर मिला शेषफल 0, तो शेषफल इस स्थिति में मिला भाग वाली स्थिति में, तो इस भाग वाली स्थिति में भाजक कितना है 10, तो इस 10 को कहेंगे हम HCF। ये HCF किसका है 510 और 20 का, तो 510 और 20 का HCF कितना आ गया 10। इस प्रकार से हल किया जाता है, या इस प्रकार से HCF ज्ञात किया जाता है यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए। अब हम बात करेंगे जो परिमेय संख्याएं हैं, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है, पहला शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होंगी और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत, एक दशमलव प्रसार होता है शांत, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तो कब होगा, जब हम इसे Q के अभाज्य गुणनखंडन करें, Q के अभाज्य गुणनखंडन करें, और वो अभाज्य गुणनखंडन हमें इस प्रकार का मिल जाए 2 की घात m गुणा 5 की घात n, इस प्रकार का मिल जाए। Q का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार का मिल जाए। यहाँ पर m और n ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं हैं, ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं हैं। तो Q का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार का मिल जाएगा, तब तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत। यदि इस प्रकार का अभाज्य गुणनखंडन नहीं मिले, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा अशांत। अब यहाँ पर देखो, ये m और n के बारे में क्या कर रहे हैं, ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं। ऋणेतर शब्द का अर्थ होता है ऋणात्मक को छोड़कर, और ये ऋणेतर शब्द कौन सी संख्या के आगे लगाया हुआ है, पूर्णांक संख्या के आगे लगाया हुआ है। तो पूर्णांक संख्याओं में से ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दो, पूर्णांक जो संख्या हैं उनमें ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ देंगे तो हमें कौन सी संख्याएं देखने को मिलेगी, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्याएं देखने को मिलेगी। तो m और जो n है वो इन संख्याओं या ये संख्याओं के मान ग्रहण करेंगे, इनके अलावा और अन्य संख्याओं के मान ग्रहण नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो ऋणेतर पूर्णांक है, इनमें 2 संख्याएं कहाँ में आ रही है,
एक तो धनात्मक संख्याएं और एक शून्य। तो इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ पर तो टोटल 4 स्थितियाँ बन जाएंगी। फिर 4 स्थितियाँ कौन कौन सी बनेंगी उनको लिख लेते हैं। पहली स्थिति तो ये बनेगी कि मान लो m 0 के बराबर हो जाए, m ने ये मान ग्रहण कर लिया और n ने ये मान ग्रहण कर लिया, मतलब ये मान ग्रहण कर लिया, तो इसको लिखेंगे कि n 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं तो फिर कौन से मान आ जाएंगे, ये मान आ जाएंगे। एक स्थिति तो ये। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, दूसरी स्थिति ये कि m ने ये मान ग्रहण कर लिए, अर्थात m ने 0 मान ग्रहण नहीं किया है, तो m तो 0 के बराबर नहीं है, और n ने क्या सा मान ग्रहण कर लिया, 0 के बराबर। एक बार ये मान m ने ग्रहण कर लिया तो ये n ने ग्रहण कर लिया, फिर इसका उल्टा ले लिया। तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि दोनों का मान ही, दोनों ही 0 ग्रहण कर लिए, मान m भी 0 के बराबर और n भी 0 के बराबर। एक स्थिति ये भी बन सकती है कि m और n ये मान ग्रहण कर ले, मतलब m भी 0 के बराबर नहीं होगा और n भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर m और n इस प्रकार के मान ग्रहण करते हैं तब इस क्यों का जो अभाज्य गुणनखंडन है इसका रूप बदल जाएगा और वो किस प्रकार दिखने लग जाएगा। फिर देखो तो यहाँ पर क्यों बराबर क्या आ जाएगा, देखो m की घात 0 मतलब 2 की घात 0 गुणा 5 की घात, अब 0 नहीं, इनमें से कोई संख्या आएगी तो इसको लिख लेते हैं n ही लिख लेते हैं, क्योंकि n का मान 0 के बराबर नहीं है, इसके अलावा इनका मान 0 के आगे वाली संख्या ही है। 2 की घात 0 का मतलब 1 को गुणा करेंगे हम 5 की घात n से, तो क्या मिल जाएगा हमें 5 की घात n। दूसरी स्थिति में m 0 के बराबर नहीं है तो m को ऐसा कैसा लिख लेंगे, और n किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 की घात n। दोनों ही स्थितियों में देखो m भी 0 n भी 0, तब q का मान क्या बन जाएगा 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0, तो ये बन गया 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 आ गया। लास्ट वाली स्थिति तो m भी 0 नहीं है n भी 0, तो q बराबर आ गया फिर 2 की घात m गुणा 5 की घात n, इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो ये जो m और n है इस ऋणेतर पूर्णांक में से जब जब मान ग्रहण करेंगे तो हमें टोटल 4 स्थितियां देखने को मिलेगी। 4 स्थितियां कौन कौन सी, एक स्थिति तो ये रही कि क्यों के बराबर हमें क्या मिल जाए 5 की घात n मिल जाए। एक क्यों के बराबर हमें क्या मिल जाए 2 की घात n। अब n कौन से मान, ये वाले मान है, यहाँ पर सॉरी m है, यहाँ पर m ने कौन से मान ग्रहण करके ये वाले, यहाँ पर n ने कौन से मान ग्रहण करके ये वाले। तो एक स्थिति तो ये देखने को मिलेगी क्यों के बराबर, एक स्थिति ये भी देखने को मिल सकती है, एक क्यों के बराबर हमें ये स्थिति भी देखने को मिल सकती है, और एक स्थिति लास्ट वाली ये स्थिति हमें क्यों के बराबर देखने को मिल सकती है। तो ये 4 स्थितियाँ देखने को मिलेगी हमें क्यों के बराबर। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिखी हुई, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो। m और n कौन सी संख्या हैं, ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि इस प्रकार का है तब तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। ये बात विशेष हमें ध्यान में रखनी है। p और q जो संख्या हम काम में ले रहे हैं वो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। p और q कौन सी संख्याएं होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याओं को कहते हैं, तो सह अभाज्य संख्याओं में संख्याओं के युग्मों की बात होती है। कोई भी दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है यदि उन संख्याओं का HCF 1 हो, दोनों संख्याओं का HCF कितना हो 1। तो यहाँ पर P और Q दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अर्थात इन दोनों का HCF P और Q का HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए।
तो P और Q का HCF एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हमने एक उदाहरण ले लिया, P की जगह तो मान लो संख्या ले ली हमने 15 और Q की जगह संख्या ले ली 20। तो P बटा Q बराबर बन गया 15 बटा 20। अब हमें P बटा Q को कौन सी संख्या बनाना है, हमें सह अभाज्य संख्या बनानी है, अर्थात इनका P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो P बटा Q बराबर, अब हम क्या करेंगे, 15 के भी अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे और 20 के भी अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। तो 15 के अभाज्य गुणनखंडन हुए 3 गुणा 5 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जो समान संख्या हमें दिख रही है उस समान संख्या को कैंसिल कर देंगे। तो P बटा Q बराबर मिल गया 3 बटा 4। तो हमें दो संख्या मिल गई, P की जगह 3 और Q की जगह 4। अब देखेंगे कि इनका HCF 1 है या नहीं। तो HCF 1 है, इसके लिए क्या करेंगे, 3 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, 1 का, 3 और 3 का, 4 में एक तो 1 का और एक 4 का। अब HCF क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करती हो। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या मतलब 3 और 4 को कौन सी संख्या विभाजित कर रही है और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ही संख्या है 1 जो इन दोनों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो यही बड़ी से बड़ी हो जाएगी फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 का HCF कितना हो गया, 1 हो गया। 3 और 4 का HCF कितना हो गया, 1। तो इस प्रकार से हम P बटा Q के रूप में जो संख्याएं दी गई होगी उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं बना लेंगे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, इन उदाहरणों की सहायता से इस पूरी बात को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण हमें दे रखा है 23 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। और हमें ये बताना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले काम ये करना है हमें कि P और Q को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख लेना है। तो P की जगह दे रखा है 23 और Q की जगह दे रखा है ये। तो Q तो पहले से अभाज्य गुणनखंडन के रूप में दे रखा है, ये नहीं दे रखा। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है वो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में नहीं लिख सकते। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि जो भी संख्या कैंसिल हो रही है उस संख्या को कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर कोई भी संख्या कैंसिल होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर कैंसिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो HCF होगा वो फिर 1 होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि 23 और ये संख्या सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या है, अब क्या करना है, अब देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो शांत कब होगा, जब इन चारों रूपों में से कोई एक रूप यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो देखो ये वाला रूप भी नहीं है, ये वाला रूप भी नहीं है, ये वाला रूप भी नहीं है और ये वाला रूप भी नहीं है। इस रूप में देखो और इस रूप में देखो फर्क क्या है, वहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर कौन आ गया 7। इसका मतलब ये रूप यहाँ पर नहीं है। तो चारों में से कोई भी एक रूप यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो फिर इसका जो दशमलव प्रसार बन गया अशांत आवर्ती। अगला उदाहरण है 11 बटा 700। तो P की जगह 11 और Q की जगह है 700। तो P को तो अभाज्य गुणनखंडन के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ये जो Q दे रखा है 700, इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में क्या लिखेंगे, तो 11 बटा 7 गुणा 100 और 100 को लिख लेंगे 25 गुणा 4 मतलब 5 की घात 2 और 2 की घात 2। अगला काम क्या है कि जो भी संख्या कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के पश्चात ये अपने आप ही कौन सी संख्या बन जाएगी, सह अभाज्य संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी संख्या कैंसिल होती हुई नज़र नहीं आ रही है, नहीं हो रही, तो फिर ये कौन सी संख्या बन गई, सह अभाज्य संख्या बन गई। अब चेक करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इन चारों रूपों में से देखो ये रूप भी नहीं है, ये वाला रूप भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। चारों में से कोई सा भी रूप नहीं है,
क्यों की जगह, नहीं है तो फिर लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती। अगली संख्या है 91/2100। तो इसको पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख दो। तो 91 को लिख सकते हैं 13 गुणा 7 बटा 2100 को क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 21 गुणा 100। 21 को तोड़ लेंगे फिर 3 गुणा 7 गुणा 100 को लिख लेंगे 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। तो यहाँ पर ये संख्या कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद संख्या जो बन गई पी और क्यू के रूप में वो बन गई 13/3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। तो कैंसिल करने के बाद ये संख्या अपने आप सहभाज्य संख्या बन जाती है। सहभाज्य संख्या बन गई। अब इस क्यों के अभाज्य गुणनखंडन देखो, इन 4 में से आ रहा है तब तो ये हो जाएगा शांत, अन्यथा होगा अशांत। तो चारों में से कोई भी रूप यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो गया, अशांत आवर्ती। अगला उदाहरण है 343/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। तो 343 तो 7 की घात 3 होता है, तो लिख लेंगे 7 की घात 3/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। 7 की घात 3 से 7 की घात 3 कैंसिल, तो ये बन गया 1/2 की घात है गुणा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब इन चारों में से देखो कौन सा रूप आ रहा है, ये वाला रूप बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। इस उदाहरण को देखो 55/40। तो 55 को क्या लिखेंगे 11 गुणा 5, तो लिख दिया 11 गुणा 5 है, ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर 55 को लिख दिया 11 गुणा 5 बट्टा 40 को लिख लेंगे 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 और 8 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 से 5 कैंसिल, तो ये बन गया 11/2 की घात 3। अब देखो क्यों का अभाज्य गुणनखंडन ये है, तो इन चारों में से कोई सा एक आ रहा है क्या, ये आ रहा है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। ये जो 2 उदाहरण है वो आप स्वयं करके देखिए, और क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन में देखना कि इन चारों में से कोई एक रूप आ रहा है तब तो इनका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत, अन्यथा होगा अशांत आवर्ती। तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो एक टॉपिक बच गया √3, √2, √5, जिनको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, उसको हम हल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।